चलिए बच्चों, तो आज का हमारा अगला टॉपिक है। हम लोग पढ़ चुके थे कि अगर कोई बेलनाकार लंबी परिनलिका है, क्या है बच्चों? बेलनाकार लंबी परिनलिका है, तो हम लोगों ने उस परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र निकाल लिया था और हमने ये देखा था कि उस परिनलिका के सिरों पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का आधा होता है। अब इसके बाद आज का अगला टॉपिक वृत्ताकार धारावाही टोरॉइड। क्या मेरे बच्चों? वृत्ताकार धारावाही टोरॉइड के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। आज का ये हमारा मेरे बाबू ने थाना थाया वाला कहाँ सेंटेंस निकल रहा है यार? आप ही जान। नहीं, मुझे लग रहा है तुम लोग के करवा चौथ के व्रत का नतीजा मुझे दिखाई दे रहा है। आप भी लड़कियों को पढ़ाते हैं, लड़कों को भी पढ़ाते हैं भाई। चलो आओ यहाँ देखो बच्चों, वृत्ताकार धारावाही टोरॉइड के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अब वृत्ताकार धारावाही टोरॉइड क्या है, सबसे पहले हमको ये समझना है, ठीक है? तो देखो बाबू, आप लोगों को मैंने लंबी परिनलिका बताया था, बेलनाकार लंबी परिनलिका पढ़े थे ना? यहाँ पढ़ा थे। अब हमारा पढ़ रहा हूँ जब समझ दक्षिण में यही बात बहुत सेट करा देते हैं। चलो यहाँ देखो, तो बच्चों जिस तरीके से आप लोगों ने बेलनाकार लंबी परिनलिका देखा था उसी तरीके से ये भी होता है। लंबी परिनलिका में हम लोगों ने क्या देखा था कि चीनी मिट्टी का एक पाइप बना होता है, उस पे कॉपर वायर पृथककृत रहते हैं और कई फेरे लिपटे रहते हैं। तो उस तरीके से हमारा क्या बनता है बच्चों? लंबी बेलनाकार परिनलिका बनती है। अब इसी परिनलिका, ये भी परिनलिका ही है। टोरॉइड का मतलब होता है सिरा विहीन परिनलिका। टोरॉइड का मतलब क्या होता है बच्चों? सिरा विहीन परिनलिका। सिरा विहीन का मतलब जिसमें सिराएं ना पाए, और वो एक वृत्ताकार रहेगा या फिर बंद आयत रहे या फिर वर्ग रहे, ऐसा कुछ रहेगा, तभी वो सिरा विहीन हो पाएगा। तो देखिए इसको बनाते कैसे। सबसे पहले ऐसे जैसे ट्यूब होता है ना, क्या होता है बच्चों? ट्यूब होता है। उसी ट्यूब की तरह ऐसे ये चीनी मिट्टी का बनाया हुआ एक खोखला सिरा विहीन पाइप होता है। समझ में? ऐसे क्या होता है बच्चों? सिरा विहीन खोखला पाइप होता है। चलो तो भाई ऐसे क्या होता है? वृत्ताकार परिनलिका होती है जिसमें सिराएं नहीं होती है, इसी तरीके से। और इसमें मेरे बच्चों कॉपर का तार बहुत महीन महीन कई फेरा से लपेट दिया जाता है, जैसे मैं फिगर में बना रहा हूँ। इस प्रकार से ये बच्चों टोरॉइड की पूरी संरचना है। टोरॉइड का मतलब सिरा विहीन परिनलिका, मैंने जैसे फिगर में बनाया ऐसे है। और इसके ऊपर पहले से तो ये एक बेलनाकार से पूरा रोल की तरह पाइप होता है जो चीनी मिट्टी की तरह बना होता है, और उसको हम लोग एक सर्कल का रूप देते हैं। तो जैसा ट्यूब नहीं होता, ट्यूब में हवा भरने के बाद ऐसे हो जाता है। और उसके बाद हम लोग उस पर कॉपर तार को ऐसे कई फेरा लपेट देते हैं, जिससे एक सिरा विहीन परिनलिका का निर्माण हो जाता है, और इसे हम लोग कहते हैं टोरॉइड। हमें टोरॉइड में वाई दबे अगर हम आई एम्पीयर की धारा इसमें भेज दिए तो एकदम संभव है कि अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, है ना? तो हमको इसके भीतर देखना है, इस जगह पे देखना है कि चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है। बच्चों लंबी परिनलिका है, ये क्या है? लंबी परिनलिका की तरह एग्जैक्टली ट्रीट करता है। मान लिया इसका सेंटर पॉइंट ये P है ना? अब हमको इसी बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है बच्चे लोग। तो याद रखना है
कि परिनलिका ही है ये, और जिस तरीके से परिनलिका के भीतर का चुंबकीय क्षेत्र कितना मिला था, परिनलिका के भीतर का चुंबकीय क्षेत्र B बराबर μ0 N I0 मिलता है, यही मिलता है ना, जहाँ N फेरों की संख्या है, I0 किसी एक फेरे से बद्ध धारा होता है। समझ में आया? आपके इस टोरॉइड के भीतर भी उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान B बराबर μ0 Ni होता ही है, समझ रहे? Ni0 ही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। तो इसका डेरिवेशन जिसको भी करना होगा, जैसे मैंने लाइन टू लाइन आप लोगों के वो बेलनाकार वाले के करा रखा है ना, तो भाई आपकी परिनलिका के भीतर का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो इतना ही होता है। तो किसी को अगर इसका डेरिवेशन करना होगा तो कैसे करेगा, जरा सुनिए। आपको ध्यान होगा कि वहां हम लोगों ने एक आयताकार पथ खींचा था और फिर हमने उस आयताकार पथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स निकाला था और उसका मान मैंने μ0 गुना के बराबर दिखाया था एम्पीयर के परिपथीय नियम के हिसाब से, है ना, वही किया गया था। एग्जैक्टली आप यहाँ पे उसी रूल से चलेंगे। ये आपका बंद पथ है, इस बंद पथ से घिरा हुआ आप पहले चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, उसका रेखीय समाकलन करेंगे और रेखीय समाकलन करने के बाद आप लोग जब चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालेंगे तो आपको यही मिलेगा। ठीक है, फिलहाल टोरॉइड का डेरिवेशन बहुत पूछा नहीं जाता है, आप लोग को इतना लिखना ही है। ठीक है, कि सबसे पहले आपको लिख देना है कि टोरॉइड बनाई कैसे जाती है। तो टोरॉइड बनाने के लिए हम लोग चीनी मिट्टी का एक वलयाकार पाइप बनाते हैं, समझ में आया? इसके ऊपर हम लोग कॉपर तार को कई फेरा लपेट देते हैं जिससे एक कुंडलिनी का इधर निर्माण हो जाता है और इसे हम लोग कहते हैं टोरॉइड, मतलब सिरा विहीन परिनालिका। क्या कहते हैं बच्चों? सिरा विहीन परिनालिका कहते हैं। समझ में आया? और जब हम इसमें धारा भेजते हैं तो मान लिया कि परिनलिका में फेरों की संख्या एकांक लंबाई में, परिनलिका के एकांक लंबाई में फेरों की संख्या अगर स्मॉल n है और उसके साथ ही अगर किसी एक फेरे से बद्ध धारा का मान I0 है तो परिनलिका के भीतर किसी भी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा वो हो जाएगा आपका B बराबर μ0 N I0। ठीक है, इसका डेरिवेशन एग्जैक्टली पीछे हम लोगों ने जैसे किया है उसे करना है। ठीक है, फिलहाल आपको जब पूछेगा तो इतना लिखेंगे। इसके बाद हाँ चुंबकीय बलरेखाएं निकलेगी कब किस डायरेक्शन में चलेंगे, जब ये सिरा भी ऐसे पूरा गोल अंदर ही चलेंगे। और इसके भीतर के प्रत्येक जो ये टोरॉइड है इसके अंदर के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान एक समान होता है। टोरॉइड वहाँ पैरेलल रहेंगे, समांतर, उसके अंदर का जो भी चुंबकीय बल रेखा रहता है वो एक समान होता है और एक दूसरे के समांतर होते हैं। यही कारण है कि उसके अंदर के जो चुंबकीय क्षेत्र रहेगा वो एक समान है। इसके बाद अगला टॉपिक, और सर जो बाहर जनरेट वो कैसे चुंबकीय बलरेखा निकले वो बाहर कैसे चलेगी? जो अंदर राउंड चल रहा है तो बाहर भी वो रोटेशन में ही चलती है। किसी एक सीधे वायर के कारण आपको चुंबकीय बल रेखा मैंने पढ़ा रखा है कि इस हिसाब से निकलती है, ऐसे निकलती है। अब वो जब ऐसे वलयाकार हो जाएगा तो उसी रिंग में ऐसे बनती हुई आगे चलती है। जैसे ये अभी स्ट्रेट है तो इसकी चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे हो जाएंगी, जब इसको ऐसे कर दोगे तो वो उस रूप में आएगा। तो इसकी चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं वो नलिका में मैंने आप लोगों को बताया था कि एक सिरे से निकलती दूसरे सिरे पे जाकर के एंड होती है। अब यहाँ क्या होता है कि परिनलिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का पूरा मान शून्य होता है, भीतर की जगह पे भी शून्य होता है। वहाँ पे कोई चुंबकीय बल रेखा, सारी चुंबकीय बल रेखा इसके अंदर चलती हैं और एक दूसरे के पैरेलल चलती है। अगला हेडिंग है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल, यही है ना टॉपिक। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल या लारेंज, यही है। चलो देखते हैं, अब समझिए। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल, जिसे हम लोग लारेंज बल कहते हैं। अब इस कंटेंट को सीखिए और समझिए कैसे लारेंज बल लगता है। देखो, अगर हमारे पास कोई चुंबकीय क्षेत्र हो, पहली चीज तो ये है एक समान जरूरी नहीं है, किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी आवेशित कण जाएगा तो उस पर बल लगेगा। ठीक है, फिलहाल कंटेंट चल रहा है अभी एक समान चुंबकीय क्षेत्र का। तो भाई हमारे पास क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र।
और इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी आवेशित कण चला जाए, चाहे वो धनात्मक रहे चाहे वो ऋणात्मक। जब आवेशित कण जाता है ना, जब बच्चे लोग आवेशित कण उसमें ट्रैवल करता है तो उस आवेशित कण पर एक बल लगता है जिसे हम लोग कहते हैं लारेंज बल। और ये लारेंज बल चुंबकीय क्षेत्र और गति की दिशा दोनों के अवलंबवत लगता है। समझ में आया? जब भी कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में ट्रैवल करता है तो जैसे ही तुम्हारा आवेशित कण किसी वेग से आपके चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करेगा, उस पर तुरंत एक बल का अनुभव होने लगेगा। जो बल लगेगा वह बल लारेंज बल कहलाता है। और इस लारेंज बल का जो डायरेक्शन होता है वो चुंबकीय क्षेत्र और उसकी वेलोसिटी के लंबवत होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ठीक है, और ये तुम्हारे कण की गति की दिशा है, कण के गति की दिशा भी, तो तुम्हारे लगने वाला फोर्स इन दोनों के लंबवत रहेगा। समझ में आया? ये लारेंज बल का डायरेक्शन है। लारेंज बल किसे कहते हैं? समझ में आया? जब भी कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस आवेशित कण पर एक बल लगता है। इस लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? लारेंज बल कहते हैं। अब लारेंज बल कैसे जनरेट किया जाएगा, कैसे निकाला जाएगा? देखिए, मान लिया हमारे पास, अच्छा, लारेंज बल का डायरेक्शन याद रखना, हमेशा लारेंज बल की जो दिशा होती है ये चुंबकीय क्षेत्र और उसकी गति दोनों के लंबवत होती है। समझ में आया? लारेंज बल का डायरेक्शन जब भी निकाला जाएगा हमेशा आपको मिलेगा कि जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है और जिस दिशा में हमारा ये कण की गति की दिशा है यानी वेग की दिशा है, दोनों के लंबवत लारेंज बल मिलता है। ठीक है, चलो ध्यान दीजिएगा। मान लिया एक समान चुंबकीय क्षेत्र B है हमारे पास। क्या है बच्चों? B। एक समान चुंबकीय क्षेत्र B है जिसमें एक आवेशित कण Q है जो स्मॉल v वेग से गति कर रहा है। समझ में आया? तो उस पर लगने वाला लारेंज बल होता है F बराबर Q V B। अगर लंबवत गति कर रहा है तब, समझ में? अगर हमारा आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B में क्षेत्र की दिशा से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए अर्थात लंबवत गति कर रहा है और वहां बाबू लोग आपके चुंबकीय क्षेत्र का मान V, उसकी वेलोसिटी V और आपके आवेश का मान Q है, तब उस कण पर लगने वाले लारेंज बल का मान हो जाएगा F बराबर QV। समझ में आया? लारेंज, हाँ, के कारण वो चुंबकीय क्षेत्र भी होता है। हाँ, उसी नाते बल लग रहा है। अभी मैं वो कंटेंट बता रहा हूँ। तो अब जरा देखो, F बराबर QVB ये लारेंज बल का परिमाण है। समझ में आया? ठीक। और अगर लंबवत ना कोण जाए, याद रखना, अगर वेलोसिटी और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कोण थीटा बन जाए तो लगने वाले लारेंज बल का मान होता है F बराबर QVB साइन थीटा। या इसको आप लोग वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं बच्चों। वेक्टर फॉर्म में से कैसे लिख सकते हो? वेक्टर F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B। क्योंकि आपको पता है कि दोनों के बीच का अगर कोण थीटा हुआ तो V क्रॉस B बराबर VB साइन थीटा। समझ में? जहां उसके साथ ही n कैप भी जुड़ता है और n कैप आपको पता है कि ये डायरेक्शन बताने का काम करता है। समझ में? और वो डायरेक्शन हमेशा दोनों सदिशों के लंबवत दिशा में होता है। समझ में आया? ठीक। तो ये लारेंज बल का फॉर्मूला है बच्चों और ये इसका वेक्टर रूप है। ठीक है, तो अब जरा कंटेंट ध्यान से सुनिएगा। लारेंज बल किसे कहते हैं? जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में या किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी वेग से गतिमान होता है, गति करता है, तो उस आवेशित कण पर एक बल लगता है। लगने वाले बल को लारेंज बल कहते हैं। अगर हमारा आवेश स्मॉल q हो और एक समान चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर भी है और उसमें हमारा कण v वेग से गतिमान हो तो उस कण पर लगने वाला लारेंज बल या बराबर QVB साइन थीटा। ये QVB साइन थीटा नहीं है और ना होने का कारण ये है क्योंकि वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण 90 डिग्री। जब 90 रहेगा तो यहाँ पे एक दूसरे के लंबवत हो जाएंगे तो 90 का मान 1 हो जाता है, तो यहाँ से हो जाता है F बराबर QVB। समझ में आया? ठीक है। और अगर बाई द वे थीटा डिग्री के कोण पे जा रहे हैं, अच्छा ये कोण याद रखना, मैं वेलोसिटी और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण यार थीटा होता है। ये थीटा किसके किसके बीच का कोण है? V और B। समझ आए? चुंबकीय क्षेत्र और वेलोसिटी के बीच का कोण अगर थीटा हो जाए यानी हमारा आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में कुछ डिग्री का कोण बनाते हुए जाने लगेगा, तब उस सिचुएशन में लगने वाली लारेंज बल का मान होता है F बराबर QVB साइन थीटा। और इसी का वेक्टर फॉर्म होता है F बराबर Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर। समझ आए? अच्छा इसको हटाओगे तो वही तो आएगा। ठीक है, वही आएगा। ठीक। अब जरा समझिए भाई, पागल कुत्ते ने तो काटा नहीं है चार्ज को कि चुंबकीय क्षेत्र में गया तो बल लगने लगे। बल लगने के पीछे कोई कारण होगा, तो कारण क्या है आओ समझ लेते हैं।
आपको ये चीज़ पता है कि गतिमान आवेश क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। जानते हैं ना हम लोग? एक गतिमान आवेश क्या करता है बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। कंटेंट समझना। आवेशित कण और धारा। धारा दोनों। तो ये अगर हमारे पास मान के चल रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र, क्या है बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र। और इस चुंबकीय क्षेत्र में कोई कण ऐसे जा रहा है, मान लो लंबवत जा रहा है। कैसे जा रहा है बच्चों? लंबवत। और आवेशित कण जब ट्रेवल करता है तो वो क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो ये कण अपनी गति के कारण अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाएगा? बनाएगा ना। अपनी गति के कारण चारों तरफ क्या बनाएगा बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। और अब जरा विचार करो कि वो पहले से आवेशित कण एक चुंबकीय क्षेत्र में चल रहा था। पहले से ही आवेशित कण कहाँ चल रहा था? एक चुंबकीय क्षेत्र में चल रहा था। और अगर पहले से ही वो चुंबकीय क्षेत्र में चल रहा है तो इसका मतलब ये है, एक पहले से चुंबकीय क्षेत्र है और दूसरा कण के चलने की वजह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। गतिमान आवेशित कण, हम लोग यही पढ़े ना कि गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो भैया जब गति कर रहा आपका आवेश तो क्या वो एक मैग्नेटिक फील्ड नहीं देगा? देगा। और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड वो है जिसमें कण चल रहा है। यानी कितने मैग्नेटिक फील्ड आ गए? दो। तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में अट्रैक्शन एंड रिपल्सन फोर्स लगाएंगे ना भाई? बिल्कुल लगेगा। और वही बल है जो लारेंज बल के रूप में उभर रहा है। समझ में आया? ठीक है। तो कोई भी आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान होता है तो उस पर बल क्यों लगता है? उस पर बल इसलिए लगता है बच्चों क्योंकि कण के चलने की वजह से वहां एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है और वो कण जहां चल रहा है वो पहले से ही चुंबकीय क्षेत्र है। दो प्रकार के मैग्नेटिक फील्ड हैं आपस में, इसी वजह से वहां पे अट्रैक्शन या रिपल्सन कोई भी फोर्स लगता है। ये बात समझ में आई? तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल। अगर हमारे पास कोई आवेशित कण हो और वो मान लिया Q है, आवेशित कण कितना बच्चों? Q। और वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में कितने वेग से चल रहा है? V वेग से चल रहा है। और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत जा रहा है बच्चों। कहाँ जा रहा है? लंबवत। चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत दिशा में गति कर रहा है। तो ऐसे केस में आपके आवेशित कण पर लगने वाला जो लारेंज बल हो जाएगा बच्चों, ये Vf बराबर QVB हो जाएगा। समझ में आया? और ये लगने वाले लारेंज बल का मान अधिकतम होता है। ये अधिकतम लारेंज बल है। समझ में आया? और अगर बाबू वेलोसिटी यानी उसकी गति की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण थीटा हो जाएगा, तब ऐसे केस में आपकी कण पर लगने वाला लारेंज बल F बराबर QVB sin थीटा हो जाएगा। कोई डाउट? नो सर। समझ में आया? यस सर। ठीक है। और इसका वेक्टर फॉर्म क्या बन जाएगा? इधर से साइन हटा दो तो वेक्टर V क्रॉस वेक्टर। समझ में आ गया? ठीक है। तो इस हिसाब से लारेंज बल का कंटेंट होता है। इतना मामला समझ में आया? ठीक। अब भैया लारेंज बल कैसी राशि? सारे काम आया। सदिश राशि। तो जाहिर सी बात है सदिश राशि है तो उसमें एक बला दिखाई पड़ेगी। क्या? वो जो बनाए थे वो नहीं। वो जो बनाए थे, क्या बनाए थे? तो सर जी कैसे आप कह रहे हैं कि बल नहीं हम जान पाएंगे कि कौन सा बल लग रहा है? मैंने ऐसे कहा था। अरे तो सर जी आप बताएं आवेशित कण है। हाँ और मैग्नेटिक फील्ड दोनों उत्पन्न हो रहे हैं। हाँ। तो उसमें कौन सा फोर्स लग रहा है ये? अरे बबुआ अट्रैक्शन रिपल्सन, उसके लिए काहे इतना परेशान है? लाला ये पूरा कंटेंट आगे पढ़ा ही है बबुआ। चलो देखो आ जाओ बच्चों। तो लारेंज बल लगा। अब लारेंज बल का यहाँ से क्या निकल जाएगा? परिमाण। क्या निकल जाएगा बच्चों? परिमाण निकलेगा। क्या निकलेगा? परिमाण निकल जाएगा। सो रही है बैठ के? फोड़ दूंगा दोनों आंख। कौन? धूर्त, नीच, पापी, हलकट, दुराचारी, मूर्खों। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक चला, सो रहे तुम लोग? चलो हाँ, वो बोर्ड में आएगा। नहीं बताइए। वो पीछे से एक जनी भगवान का थी नाई। बटन बंद करो। आए नहीं हमारे इतना टाइट हुई है। कोनो बात नहीं। चलो बच्चों, अब है लारेंज बल की दिशा। क्या है भाई? लारेंज बल की लारेंज बल की दिशा।
चलो आ जाओ भैया, लारेंज बल का डायरेक्शन निकाल लेते हैं। क्या निकालने वाले हैं? लारेंज बल की दिशा। तो डायरेक्शन ऑफ लॉरेंस फोर्स। लारेंज एक वैज्ञानिक थे। आओ क्या निकालने जा रहे हैं? डायरेक्शन ऑफ लॉरेंस फोर्स। कम बच्चों, लारेंज बल की दिशा कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो नियम। हाउ मेनी लॉज? टू लॉज। देयर आर टू लॉज टू कैलकुलेट। मुआ बनाओ तो अच्छा यार तू मैं चप्पल से मत बोल। ठीक, अब मिलते हैं तुझसे। आओ अच्छा तू यहाँ बुद्धि बैठा हो। ठीक है। लारेंज बल की दिशा। लारेंज बल की दिशा ज्ञात करने के दो नियम होते हैं बच्चों। पहला, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का, ये है बच्चों फ्लेमिंग का कौन सा नियम? बाएं हाथ का। और दूसरा है बच्चों दाहिने हाथ के हथेली का नियम नंबर 2। तरुण, नियम नंबर 1 किस लिए होता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोग कौन सा नियम लगाते हैं? दाहिने हाथ की हथेली का नियम नंबर 1। और ये दोनों नियम जो मैं बता रहा हूं ये लारेंज बल की दिशा ज्ञात करने के लिए। किसके लिए बच्चों? लारेंज बल की दिशा ज्ञात करने के लिए। चलिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम देखेंगे। सबसे पहले फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के लिए आपको अपने पंजे के अंगूठे और ये दो पास की उंगलियों को ऐसे फैलाना है कि एक दूसरे के लंबवत हो जाए। कैसे हो जाए बच्चों? एक दूसरे के लंबवत हो जाए। समझ में आया? ठीक है। और अब इसके बाद आपको इस उंगली को रखना है बच्चों चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। किस में रखना है? इसको रखना है धारा की दिशा में। तो ये अंगूठा लगने वाले लारेंज बल को बताता है। अब इसका फिगर जरा देखो, मैं बता देता हूँ, आराम से समझ में आ जाएगा। नहीं ये देखो बच्चों, ये क्या है? फ्लेमिंग का लबड़ा हाथ। क्या बच्चों? लबड़ा हाथ। फ्लेमिंग के इसको फ्लेमिंग के लबड़े हाथ का नियम। कौन सा नियम बच्चों? दबड़ा का। फ्लेमिंग के लबड़े हाथ का नियम। देखो क्या बच्चों, देखो अगर हमारी ये पहली उंगली मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में हो। किसमें बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और ये वाली जो उंगली हो ये धारा की दिशा में। अच्छा तीनों लंबवत रहनी चाहिए। तीनों उंगलियां किधर रहनी चाहिए? लंबवत रहनी चाहिए। समझ में आया? तो अगर ये धारा की दिशा में है तो अंगूठा लारेंज बल की दिशा बताता है बच्चों। समझ में आया? ठीक है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है बच्चों? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे तथा पास की दो उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि ये परस्पर लंबवत हो, एक दूसरे के ये लंबवत हो। और अगर हमारे ये पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो और ये बीच वाली उंगली धारा की दिशा में, तो अंगूठा जिधर रहेगा वही लारेंज बल की दिशा। इसकी दिशा हम लोग कई जगहों पे न्यूमेरिकल लगाएंगे तो अप्लाई करेंगे। समझ में आया? कोई डाउट बच्चों? लारेंज बल की दिशा समझने में कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? अब उसके बाद देखते हैं दाहिने हाथ की हथेली का नियम नंबर 2। दाहिने हाथ के हथेली के नियम नंबर 1 में मैंने आपसे कहा था चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने के लिए कि यदि हम अपने दाहिने हाथ के पूरे पंजे को इस प्रकार फैलाएं कि ये चारों उंगलियां उस बिंदु पर हो जहां चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है और अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा। समझ में आया? ठीक। तो इसके लंबवत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अच्छा एक चीज और जरा देखिएगा,
अगर आवेशित कण है, जैसे ये तो धारा का डायरेक्शन मैंने कहा, लेकिन लारेंज बल तो आवेशित कण पर लगता है, तो आवेशित कण वाला मामला क्या है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। देखो, जिधर धनावेश चलेगा इसको उधर रखना है, ये वाली उंगली को कहाँ रखना है, धन आवेश की दिशा में। अगर ऋणावेश है तो जिधर ऋणावेश चल रहा है उसके विपरीत दिशा में, ऋणावेश के चलने के ऋणावेश के विपरीत दिशा में रखना है, ये चीज याद रखना, ठीक है। जैसे धारा है तो धारा में कोई दिक्कत नहीं है, धारा के कारण लारेंज बल का कंटेंट है तो धारा तो सीधे सीधे बता दिया जाएगा, है ना। अरे भैया कह दिया गया कि धारा के कारण ऐसा हो रहा है तो धारा के डायरेक्शन में इसको रखो, लेकिन धारा नहीं, कैसे कह दी इस बाई जब एक आवेशित कण है Q, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है B, है ना, और वो चुंबकीय क्षेत्र इधर को है, ठीक। आपका आवेशित कण एक ऋणावेश है जो ऊपर की ओर जा रहा है, एक क्या बच्चों, ऋणावेश कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर। तो अब जब लारेंज बल निकालोगे तो लारेंज बल कैसे निकालोगे, सर जी तो धारा की दिशा बताए हैं, यहाँ तो इसकी गति की दिशा आ गई, अब क्या करें। तो आपको ये कंटेंट तो पता है ना कि जिधर इलेक्ट्रॉन जाता है धारा उधर नहीं बहती, उसके अपोजिट बहती है, तो धारा को उसी हिसाब से मैनेज कर लेंगे। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है तो धारा किधर बहेगा, तो नीचे उंगली कर लेंगे, समझ में आया। अब क्या करेंगे, ऐसे अप्लाइड करेंगे, देखो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, धारा की दिशा ये इधर लग रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक। तो आवेशित कण की स्थिति में आप लोग ये बातों को ध्यान में रखेंगे कि जो ऋण आवेश होता है, जिधर ऋणावेश जाएगा इस वाली उंगली को ऋणावेश के विपरीत रखना, और जिधर धनावेश चलेगा इसको उधर ही रखना है, क्योंकि धनावेश के चलने की ही दिशा में धारा का प्रवाह होता है। समझ में आई ये बात, कोई डाउट, ठीक। तो ये समझ में आया बच्चों, पूरी तरीके से समझ में आपके, आपको फ्लेमिंग की क्या दूसरा वाला कौन सा, दाहिने हाथ के हथेली का, अभी वो बताया क्या मैंने, चलो यहाँ देखो। अब उसके बाद दूसरा नियम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, जिसका नाम है दाहिने हाथ की हथेली का नियम नंबर 2। चलो दाहिने हाथ के हथेली को देखो, यहाँ देखो ध्यान से समझो, दाहिने हाथ के पूरे पंजे को इस प्रकार फैलाना है, ठीक है, और इसको रखना है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। ये चारों उंगलियां कहाँ रहे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, और अंगूठा रहे धारा की दिशा में। तो हथेली के तल के लंबवत लारेंज बल की दिशा, ध्यान दीजिए। केवल बल लिखा है। ये देखो ऐसे पूरी तरीके से आपको अपने दाहिने हाथ को फैलाना है, ठीक है, ऐसे फैल गई है। अब दाहिने हाथ को फैलाने के बाद आपकी ये चारों उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होनी चाहिए बच्चों, कहाँ होनी चाहिए, और ये होना चाहिए धारा की दिशा में, और धारा की दिशा में फिर धनावेश ऋणावेश का मामला वही रहेगा। धारा की दिशा का मतलब बाई द वे धनावेश आ गया, तो जिधर धनावेश रहेगा अंगूठा उधर दिशा में, और अगर जिधर ऋणावेश चलेगा तब इस लारेंज बल की दिशा निकालने के लिए अंगूठे को इलेक्ट्रॉन या ऋणावेश के चलने के विपरीत दिशा में रखा जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिधर चलता है तुम्हारी धारा उसके अपोजिट बहती है। समझ में आया, प्रश्न में कहेगा। तो बाबू लारेंज बल की दिशा तल के लंबवत होगी, ठीक है, लारेंज बल की दिशा इस तल के लंबवत होगी। समझ में आया, ये नियम सबसे आसान है, दाहिने हाथ की हथेली का नियम नंबर 1। नियम नंबर 1 से अगर हमको लारेंज बल का डायरेक्शन प्राप्त करना है तो बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। नियम नंबर 2, अच्छा मैंने वही बोल दिया, अच्छा सॉरी माय मिस्टेक। दाहिने हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 के अकॉर्डिंग हम अपने 2 के अकॉर्डिंग दाहिने हाथ की हथेली के नियम नंबर 2 के हिसाब से हम अपने पूरे दाहिने हाथ के पंजे को ऐसे फैलाएंगे, और ये चार उंगलियों को, ये किसको बच्चों, चार उंगलियों को कहाँ रखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, और अंगूठे को कहाँ रखेंगे, धारा की दिशा में, और धारा नहीं है तो धनावेश के चलने की दिशा में अथवा इलेक्ट्रॉन के चलने के विपरीत दिशा में। समझ में आया, तो हथेली का तल जिधर जाएगा उसके अविलंबवत चुंबकीय क्षेत्र की लारेंज बल की दिशा होगी। कोई डाउट, क्लियर है, मामला एकदम सपाचट है, नो डाउट, ठीक है। अब इसके बाद अगला टॉपिक, दिक्कत नहीं है जी, नो दिक्कत। चल तब तू खड़ा हो। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम बताओ। बाएं हाथ के नियम, हाँ, हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे को तो बताइए क्या, मतलब क्या परिभाषा बताओ ना सर जी। तुम चाहे जैसे बताओ, बस चीज सही रहे। सही है।
ये सर जी इस प्रकार फैलाएंगे और इधर देख के, हाँ अंगूठा सर जी नारायण बल की दिशा में और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तो ऐसे बढ़िया पढ़ के बोल दियो। पढ़ के क्या है बोले सर जी, पढ़ के ऐसे कोई बता सकता है पढ़ के इसको? नहीं नहीं ठीक है चलो। और बीच वाली मुद्दा की दिशा में। ठीक है बच्चों, क्लियर है? अब इसके बाद अगला एक समान हाथ जोड़ो जी, ऐसे जानकारी हो चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण, गतिमान आवेशित कण की क्या गति की पथ पढ़ा दीजिए सर, रहने दीजिए वो इंग्लिश में पढ़ा है। चलो इस टॉपिक को पढ़ते हैं बच्चों कल।